कारणों को जानने के बाद हम थोड़ा ये जानें कि इस विजय के परिणाम क्या हुए। कांग्रेस जीत गई। पहला परिणाम, कार्यक्रम के आधार पर चुनाव लड़ने की परंपरा शुरू हुई। यदि हम 1952, 1957, 1962, 67 इन 4 चुनावों की बात करें तो इन 4 चुनावों में व्यक्तिगत नेतृत्व के आधार पर चुनाव लड़े गए, अर्थात नेहरू, वोट जो डाले गए वो नेहरू के नाम पे डाले गए। ये पहली बार होता है 1971 में जब मुद्दों को लेकर चुनाव में मतदान होता है। व्यक्तिवादी परंपरा का कोई स्थान नहीं रहता, कार्यक्रमों के आधार पर चुनाव लड़ने की परंपरा आरंभ होती है। देखिए, मैंने आपको बताया था कि इंदिरा कांग्रेस ने जनता के सामने कई कार्यक्रम रखे और उस कार्यक्रम का जो मूल लक्ष्य था वह था गरीबी हटाओ। दूसरी ओर कांग्रेस ओ ने इंदिरा हटाओ के नारे के बल पर चुनाव जीतने का प्रयास किया और जो हश्र इस कांग्रेस का हुआ और महागठबंधन का हुआ, उससे स्पष्ट हो गया कि जनता मतदान करती है तो कार्यक्रमों के बल पर। तो इस चुनाव से कार्यक्रम आधारित चुनाव लड़ने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, परंपरा प्रारंभ होती है। दूसरा परिणाम इस चुनाव का क्या हुआ? कांग्रेस की भारी जीत। कांग्रेस की भारी जीत। तीसरा परिणाम क्या हुआ? इंदिरा गांधी की प्रतिष्ठा में 4 चांद। इंदिरा गांधी की प्रतिष्ठा में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई, बहुत वार्धक्य हुआ और उसकी तुलना में बाकी नेता अब उनके सामने बहुत बौने नजर आने लगे। चौथा परिणाम, चूंकि इंदिरा गांधी को या इस इंदिरा कांग्रेस को समाज के सभी तबकों का मत मिला था, उसमें न जाति थी, न धर्म था, न लिंग था, आदि आदि, तो जातिवाद और सामंतवाद पर बहुत कड़ा प्रहार हुआ, क्योंकि मतदान में जातिवाद और क्षेत्रीयतावाद, इन तत्वों ने मतदान को कतई प्रभावित नहीं किया। आप इस नक्शे में देखिए कि इंदिरा कांग्रेस को जो मत मिलते हैं वो पूरे देश से मिलते हैं। क्षेत्रीयता की बात यहाँ दिखाई नहीं देती, जातीयता की बात यहाँ दिखाई नहीं देती, आदि आदि। तो इस चुनाव में जातिवाद, जो कई बार चुनाव का मुख्य मुद्दा बन जाता है आज भी, उस पर बड़ा कड़ा प्रहार होता है। सामंतवाद पे बड़ा कड़ा प्रहार होता है। क्षेत्रीयवाद जो है ये प्रभावित नहीं कर पाता। अगला परिणाम, कांग्रेस जो अभी तक एक दलीय प्रभुत्व के बल पर, एक दलीय प्रभुत्व कांग्रेस का जो चल रहा था पहले 3 आम चुनाव में, और चौथे में जहां उसे गैर कांग्रेसवाद का सामना करना पड़ा, अब यहाँ वापस उसकी पुनर्स्थापना होती है। कांग्रेस, अर्थात अगला परिणाम क्या है? कांग्रेस के एक दलीय प्रभुत्व की पुनर्स्थापना। स्थापना नहीं, वो तो स्थापित हो चुका था 1952 में, लेकिन 1967 आते आते कांग्रेस का जो हश्र हुआ था उसका जिक्र हम कर चुके हैं। कांग्रेस की जो स्थिति हो गई थी उसका हम जिक्र कर चुके हैं। यहाँ उसकी प्रतिष्ठा पुनर्स्थापित होती है। ये एक बहुत बड़ा परिणाम। उसके बाद अगला परिणाम, केंद्रीय नेतृत्व को बल मिलता है, अर्थात केंद्रीय सरकार, जो फेडरल ढांचा, संघीय ढांचा भारत का संविधान का है, उसमें केंद्र की सरकार एक सशक्त सरकार के रूप में सामने आती है। पार्टी के रूप में भी पार्टी का जो केंद्रीय जो नेतृत्व है उसका वजूद सामने आता है, उसकी भूमिका अहम होती है और ये प्रक्रिया यहाँ से शुरू होती है केंद्र के मजबूत होने की। अगला परिणाम,
1967 के चुनाव के बाद, जैसा मैंने बताया कि 7-8 राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारें आती हैं, भले ही वो गठबंधन की हो पर गैर कांग्रेसी थी। तो इन गैर कांग्रेसी सरकारों का सदैव अब केंद्रीय सरकार के साथ टकराव होता रहता है, विभिन्न मुद्दों को लेके, वैचारिक भिन्नताओं को लेके, क्षेत्रीयता बनाम राष्ट्रीयता, केंद्रीय नेतृत्व बनाम राज्य के नेतृत्व, इसके बीच में जो सतत टकराव हो रहा था, ये हमारी लोकतंत्रीय ढांचे को चोट पहुंचा रहा था। संघीय ढांचे पर प्रश्न चिन्ह लग रहा था। अब जब 1971 का लोकसभा का चुनाव होता है और पूरे देश में कांग्रेस की लहर छाई होती है, तो राज्यसभा के चुनाव, राज्यों के विधानसभा के चुनाव में भी कांग्रेस को बहुत भारी मत मिलते हैं। और इस प्रकार हम देखते हैं कि एक ओर जहां कांग्रेस के प्रभुत्व की पुनर्स्थापना हुई, वहीं केंद्र और राज्य के संबंधों में सुधार हुआ, क्योंकि राज्यों में भी अब कांग्रेस या कांग्रेस समर्थित सरकारें थीं। तो दोनों के बीच का जो वैचारिक टकराव था, दोनों के बीच में, केंद्र और राज्यों के बीच में, कुछ राज्यों के बीच में जहां गैर कांग्रेसी सरकारें थीं, उसके बीच में जो तकरार होता रहता था, अब वो समाप्त हुआ, खत्म हुआ। परिणाम संबंधों में सुधार, केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों में सुधार। अगला बहुत अच्छा परिणाम, या अगला परिणाम हम कहेंगे, संगठन कांग्रेस को इतना गहरा धक्का कि अब वह लगभग समाप्त प्राय हो गई। और समाप्त प्राय होने की इस प्रक्रिया में देखा गया कि इस कांग्रेस के वे लोग जो इंदिरा के खिलाफ कांग्रेस ओ में गए थे, वो उनमें से कई लोग वापस कांग्रेस में शामिल होते हैं, नई कांग्रेस में वापस आ जाते हैं। और ऐसा करते हुए ये सुनिश्चित हो जाता है कि कांग्रेस ओ अब पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। तो इस प्रकार 1971 के चुनावी परिणामों के परिणाम क्या रहे, चुनावी परिणामों का क्या असर हुआ देश की राजनीति में, देश की आर्थिक स्थिति में और देश की राजनीतिक स्थिति में, ये अब स्पष्ट हो गया होगा। 1971 के चुनाव के तुरंत बाद एक और बड़ा घटनाक्रम होता है। फरवरी 1971 में चुनाव होते हैं और सितंबर अक्टूबर आते आते पूर्वी पाकिस्तान में एक नया संकट शुरू हो जाता है। पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान, इन दोनों जगहों में चुनाव होते हैं, लोकतांत्रिक चुनाव होते हैं, और परिणाम ऐसे कुछ आते हैं कि पश्चिमी पाकिस्तान में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पार्टी को बहुमत मिलता है, तो पूर्वी पाकिस्तान में मुजीबुर रहमान के दल को बहुमत मिलता है। ये बहुमत पश्चिमी पाकिस्तान को बर्दाश्त नहीं होता और फिर वहाँ पे जो कुछ घटता है वह उसकी परिणति अंत में एक नए देश के रूप में होती है। पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बन जाता है। ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक और सैन्य संकट था। 1971 के चुनाव के बाद पूर्वी पाकिस्तान में जो संकट होता है और उसके बाद जो भारत पाक युद्ध छिड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश बना, इन घटनाओं ने इंदिरा गांधी की लोकप्रियता को और बढ़ा दिया। अब इंदिरा गांधी मात्र भारत की ही नेता नहीं, बल्कि एक विश्व राजनीति में, एक विश्व राजनयिक के रूप में उनकी अब पैठ बनती है। उन्हें बांग्लादेश के निर्माण में सहयोग देने के लिए लोग बधाई देते हैं और इंदिरा गांधी द्वारा जिस तरीके से पाकिस्तान को सैन्य क्षेत्र में पराजित किया गया इंदिरा गांधी के नेतृत्व में, वह भी काबिले तारीफ था। बांग्लादेश के शरणार्थियों की समस्या को जिस तरह हल किया जा रहा था, पाकिस्तान के 1 लाख सैनिकों को जिस तरीके से भारत की फौज ने आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया, ये सब का श्रेय
इंदिरा गांधी को जाने लगा। इसलिए इंदिरा गांधी की लोकप्रियता बहुत बढ़ती है। विपक्ष के भी नेता अब उनकी बहुत प्रशंसा करते हैं, उनके राज्य कौशल की प्रशंसा करते हैं, उनके प्रशासनिक और राजनीतिक क्षमता की प्रशंसा करते हैं। और 1972 के जो राज्यों के चुनाव होते हैं उसमें कांग्रेस को भारी सफलता मिलती। अभी लोकसभा के चुनाव हुए थे फरवरी 71 में। अब ये बांग्लादेश युद्ध के बाद भारत द्वारा पाकिस्तान को पराजित करने के बाद मात्र विपक्ष ही अब इंदिरा गांधी के गुणगान नहीं करता, बल्कि देश की पूरी जनता अब राज्यों के चुनाव में भी कांग्रेस को भारी बहुमत से जिताती है, उन्हें गरीबों और वंचितों के रक्षक के रूप में देखती है और एक मजबूत राष्ट्रवादी नेता के रूप में। पार्टी के अंदर और बाहर अब उनका कोई विरोध नहीं। परिणाम क्या हुआ कि एक निर्विरोध नेता के रूप में अब वो सामने आती हैं। देश के अंदर, देश के बाहर, पार्टी के अंदर और पार्टी के बाहर, भारत के लगभग हर क्षेत्र में अब इंदिरा गांधी की क्षमता के लोग कायल हो चुके थे। और परिणाम क्या हुआ कि इंदिरा गांधी एक बहुत मजबूत नेता के रूप में सामने आती। ये घटनाक्रम चलता है विधानसभा के 1972 के चुनाव तक। अब अगला बिंदु हमारे इस विषय का है 1972 के बाद क्या। उसमें है कांग्रेस प्रणाली की पुनर्स्थापना। कांग्रेस प्रणाली की पुनर्स्थापना। मैं यहाँ पर ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि हम बात कर रहे हैं कांग्रेस प्रणाली की पुनर्स्थापना की, यानी जो पहले स्थापित था किसी कारण से वह हट गया और अब वापस स्थापित होता है। 1967 के चुनाव को जो राजनीतिक समीक्षक थे उन्होंने कांग्रेस व्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में उसे कहा था, बहुत बड़ी चुनौती के रूप में देखा था। कारण स्पष्ट है। कांग्रेस प्रणाली की चुनौतियों की यदि बात करें तो आपको याद होगा हमने राजनीतिक चुनौती में जवाहरलाल नेहरू के बाद कौन, इस चुनौती से प्रारंभ करते हुए हमने कई चुनौतियों को देखा। खाद्यान्न की चुनौती, आर्थिक स्थिति की चुनौती आदि आदि। और ऊपर से 1967 के घटनाक्रम राजनीतिक समीक्षकों को यह सोचने के लिए विवश कर रहे थे कि क्या कांग्रेस के दिन आ गए या कांग्रेस के दिन बीत गए, बल्कि कांग्रेस के दिन क्या आएंगे या हम मान लें कि कांग्रेस के दिन बीत गए। ये जो चुनौतियां 1967 में आई ये बहुत गंभीर चुनौतियां थीं, क्योंकि नेहरू की मृत्यु के बाद नेतृत्व का प्रश्न था, कांग्रेस के प्रभाव में कमी आ गई थी, आर्थिक समस्याएं थी और ऊपर से कांग्रेस स्वयं विभाजित हो गई, कांग्रेस स्वयं टूट गई। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व करने वाला दल जो जनता से भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ था वह अब स्वयं टूटता हुआ दिखाई दिया। तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस की स्थिति क्या हो चुकी थी। ये सभी घटनाएं कांग्रेस के शुरू के 3 लोकसभा चुनाव में प्राप्त वर्चस्व के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। ये चुनौतियां यदि हम देखें तो इनको चुनौतियां इसलिए मानेंगे क्योंकि उसे जो शुरू के 3 चुनाव में जो वर्चस्वता मिली थी, क्या वह वर्चस्वता बरकरार रख पाएगी, ये प्रश्न था। कुछ समय के लिए तो बरकरार नहीं रखी, लेकिन अब वापस पुनर्स्थापित करने में वो सफल होती है 1971-72 के चुनाव के दौरान। और उसका काफ़ी कुछ श्रेय श्रीमती इंदिरा गांधी और उनके नेतृत्व को जाता है। इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस को भारी सफलता मिलती है। लोकसभा की 68%
सीटें उसे हासिल होती हैं। और इसका मतलब ये हुआ कि कांग्रेस के अंदर की गुटबाजी, कांग्रेस के अंदर का कलह और नेतृत्व को लेकर जो झगड़ा चल रहा था वो अब समाप्त हो जाता है। इंदिरा गांधी एक अकेला नेतृत्व, इंदिरा के मातहत उनके आदेशों को यथावत स्वीकार करने वाले लोग ही अब कांग्रेस में थे। उनका जो विरोध कर रहे थे वो लोग तो पार्टी छोड़ के चले गए थे और नई पार्टी और छोड़ के जाने के बाद कांग्रेस ओ का क्या हाल हुआ इसे हमने देख लिया है। कांग्रेस अब इंदिरा गांधी के नेतृत्व में पूरी एकजुट थी। ये बात इसलिए की जा रही है यह साबित करने के लिए कि हर दृष्टि से अब कांग्रेस पुनर्स्थापित हो चुकी थी। पुरानी कांग्रेस को तो जनता ने नकार दिया था पूरी तरह। दूसरे शब्दों में कांग्रेस के अंदर इंदिरा के नेतृत्व को अब कोई चुनौती नहीं, कांग्रेस के बाहर इंदिरा के नेतृत्व को अब किसी अन्य दल की चुनौती नहीं, और उल्टा अब इंदिरा के नेतृत्व को विश्व भी स्वीकारने लगा। जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान को धूल चटाई, जिस तरीके से उन्होंने बांग्लादेश के निर्माण में, बांग्लादेश के उदय में भूमिका निभाई, उसे विश्व ने देखा। जिस तरीके से इस युद्ध के दौरान उन्होंने अमेरिका के द्वारा दबाव बनाए जाने के किसी भी प्रयास को सफलतापूर्वक कुचला, उसकी भारत ने सराहना की, विरोधी दलों ने सराहना दी और विश्व के बहुत से देशों ने अमेरिका के इस वर्चस्व को खुला चैलेंज देने का जो इंदिरा गांधी का जो तरीका था उसको सराहा। और इसीलिए कांग्रेस की जो वापसी होती है चुनाव के बाद, जिस प्रभावपूर्ण तरीके से वापस करती है, अपने राष्ट्रीय स्तर पर पुनर्स्थापित होती है, जिस तरीके से कांग्रेस के अंदर इंदिरा के नेतृत्व को मजबूती मिलती है, उसे सभी समीक्षकों ने चुनाव परिणामों को देखकर कांग्रेस प्रणाली की पुनर्स्थापना का वर्ष कहा है, कांग्रेस प्रणाली के पुनर्स्थापना की संज्ञा दी है। दूसरे शब्दों में 1971 के बाद कांग्रेस को वही वर्चस्व पूर्ण स्थिति मिली जो नेहरू के काल में पार्टी को सन 50 से सन 67 तक थी। ये पंक्ति को मैं पुनः दोहरा दूं। समीक्षकों की राय में 1971-72 के चुनाव के बाद कांग्रेस को वही वर्चस्वपूर्ण स्थिति प्राप्त हो गई थी जो नेहरू के काल में 1952 से 1967 तक कांग्रेस को थी। परंतु यदि हम कांग्रेस की स्थिति को देखें तो ये साफ हो जाएगा कि राजनीतिक प्रभाव की वापसी के बाद भी कांग्रेस की प्रकृति में बदलाव आया। कांग्रेस की प्रकृति में बदलाव के क्या मायने? यद्यपि उसने वही प्रतिष्ठा वापस पाली जो नेहरू के काल में थी, यद्यपि अब वो पूर्ण बहुमत बल्कि 2/3 बहुमत के साथ फिर से सरकार बनाने में सक्षम हुई, यद्यपि अब वो अकेली एकमात्र ऐसा दल के रूप में सामने आई जिसको पूरे भारत के सभी क्षेत्रों के लोग स्वीकार करते हैं, फिर भी पुरानी वर्चस्वता या कांग्रेस की 1967 के पहले की वर्चस्वता की प्रकृति और 1971 के बाद की वर्चस्वता की प्रकृति में कुछ अंतर है, कुछ बदलाव हैं, कुछ अलग हैं। आखिर क्या अलग था? सीटों के मामले में, पॉपुलैरिटी के मामले में, नेतृत्व के मामले में बातें एक थीं, लेकिन फिर भी कुछ बदलाव। तो अब हम इस अध्याय के अंतिम बिंदु पर, जिसमें हमने जाना कि कांग्रेस पुनर्स्थापित कैसे हुई,
कांग्रेस की पुनर्स्थापना में ऐसे क्या कारक थे जिन्होंने उसे पुनर्स्थापित होने में मदद की। ये जानने के बाद अब हम देखें कि आखिर कांग्रेस में क्या बदलाव भी हुआ, और यदि हुआ तो क्या बदलाव था। पहला, अब जो कांग्रेस है वो नेतृत्व प्रधान हो गई। 1971 के बाद नेतृत्व प्रधान। यद्यपि कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था अपने कार्यक्रमों के बल पर, जनता ने भी कार्यक्रमों को देखकर कांग्रेस को वोट दिए, और ये इस चुनाव का 1971 के चुनाव का एक बहुत बड़ा पहलू है, ऐतिहासिक पहलू था। लेकिन इसके बावजूद भी अब कांग्रेस पार्टी एक नेतृत्व प्रधान पार्टी बन जाती है। अर्थात कांग्रेस पार्टी में अब सब कुछ जो भी था वो इंदिरा गांधी का नेतृत्व था। सामूहिक नेतृत्व या सामूहिक विचार विमर्श परामर्श की अब गुंजाइश नहीं रही। नेतृत्व प्रधान पार्टी के रूप में सामने आती है। डेमोक्रेटिक डिस्कशंस अब उसमें नहीं के बराबर होते हैं। ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन था, क्योंकि इसके मायने कुछ और हैं। आगे चलकर यही बात तानाशाही प्रवृत्ति को जन्म देती है। आगे चलकर यही बिंदु कांग्रेस के दोबारा पराजित होने का कारण बनती है। दूसरा परिवर्तन जो हम कांग्रेस में देखते हैं 1971 के बाद के कांग्रेस में, वो है कि लोकप्रिय नीतियों के कारण 1966 से 71 के बीच इंदिरा गांधी ने सीधा जनता से संपर्क बनाया, और इंदिरा द्वारा सीधा जनता से संपर्क बनाने का परिणाम ये हुआ कि कांग्रेस का जो संगठन था, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर था, वो कमज़ोर हो गया, उसका प्रभाव कम हो गया, क्योंकि अब जनता में पूरा प्रभाव इंदिरा का था। लोग इंदिरा के नाम पर मतदान करते थे, लोग कांग्रेस संगठन से प्रभावित नहीं थे। तो अब ये यदि हम बात करें 1966 के पूर्व का कांग्रेस बनाम 1971 के बाद का कांग्रेस, तो राजनीतिक स्तर पर यद्यपि कांग्रेस पुनर्स्थापित हुई, लेकिन ये दो अंतर बड़े महत्वपूर्ण रहे। संगठन बनाम इंदिरा, संगठन बनाम नेतृत्व में नेतृत्व हावी, संगठन कमज़ोर। व्यक्तिवादी जो नेतृत्व था वो ज़्यादा मजबूत हुआ। तीसरा जो हम देखते हैं इसके प्रकृति में बदलाव, नेचर में बदलाव, वो था कि आंतरिक प्रजातंत्र अब समाप्त प्राय। इस बिंदु को मैंने दूसरे रूप में पूर्व में भी कह दिया है पहले, जिसमें मैंने कहा है कि अब सामूहिक नेतृत्व और विचार विमर्श की अब कोई गुंजाइश नहीं। उसे अब हम दूसरे रूप में कह सकते हैं तीसरे बिंदु के अनुसार, तीसरे बिंदु में, कि नेहरू यद्यपि इंदिरा गांधी से कई दर्जे ऊपर थे, प्रसिद्धि में, नेतृत्व कुशलता में, व्यावहारिकता में और उसके अलावा अनुभव में, लेकिन नेहरू जी ने सुनिश्चित किया था कि दल के अंदर विचार विमर्श की स्वतंत्रता रहे, दल के अंदर जो आंतरिक प्रजातंत्र है वह बना रहे, और सहमति, सहिष्णुता आदि कांग्रेस के मूल में रहें। ये नेहरू के काल की खासियत थी कांग्रेस की। अब कांग्रेस चूंकि व्यक्तित्व प्रधान हो गया, कांग्रेस चूंकि अब व्यक्तित्व प्रधान नेतृत्व में बदल गया, तो कांग्रेस के अंदर का जो लोकतंत्र है, आंतरिक लोकतंत्र, वो कमज़ोर पड़ गया। संगठन ही कमज़ोर नहीं पड़ा, आंतरिक लोकतंत्र भी कमज़ोर हो गया।
कांग्रेस नेतृत्व वाली पार्टी बन गई, नेतृत्व प्रधान पार्टी बन गई, कांग्रेस आंतरिक डेमोक्रेसी से दूर हट चली। तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन हम इस काल में देखते हैं। अगला जो बदलाव उसकी प्रकृति में दिखता है कांग्रेस की, यदि हम नेहरू कांग्रेस बनाम इंदिरा कांग्रेस की तुलना करें, नेहरू काल बनाम इंदिरा काल के कांग्रेस की, तो हम देखते हैं कि कांग्रेस का जो जनाधार था उसमें भी बदलाव आया। जनाधार, पब्लिक सपोर्ट, उनका बेस जो था, पॉपुलर बेस, नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी कई विरोधी विचारधाराओं, विरोधी हितों और वर्गों का प्रतिनिधित्व करती थी और उसके साथ सामंजस्य स्थापित करती थी। यानी सामंजस्यता, सहिष्णुता, सहनशीलता कांग्रेस के अंदर कूट कूट कर भरी थी और यही कांग्रेस की सफलता का कारण भी था, क्योंकि वैचारिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, हितों की दृष्टि से कांग्रेस में विभिन्न तबके के लोग, विभिन्न तरीके के लोग उसके राष्ट्रीय आंदोलन के दिनों से जुड़े हुए थे और वो आगे जारी थे। तो इस प्रकार नेहरू की कांग्रेस जो थी वो, उसका जनाधार विरोधी विचारधाराओं का, विरोधी जातियों का, विरोधी धर्मों, हितों का होने के बावजूद भी व्यापक था। कांग्रेस की इसी क्षमता को रजनी कोठारी ने कांग्रेस सिस्टम कहा था। लेकिन 1971 के बाद के कांग्रेस को हम जनाधार को देखें यदि, तो वो कुछ बदला नजर आता है। इसमें दलित, अल्पसंख्यक, कमजोर वर्ग के लोग कांग्रेस में ज़्यादा प्रभावशील दिखाई देते हैं। 1971 के बाद के कांग्रेस में जो कांग्रेस का जनाधार है, ऐसा देखा गया कि कांग्रेस की पकड़ समाज के निम्न तबके के लोगों पर ज़्यादा, अल्पसंख्यकों पर ज़्यादा, दलितों पर ज़्यादा है। जबकि नेहरू के काल में समाज के सभी वर्ग के लोग कांग्रेस से जुड़े हुए थे, कांग्रेस के पक्ष में सोचते थे। इसके साथ अब हम ये अध्याय समझ लीजिए एक तरीके से समाप्त होता है। कांग्रेस प्रणाली, कांग्रेस सिस्टम, रजनी कोठारी के द्वारा दिया गया जो ये शब्द है, उसका हमने व्यापक विवेचन कर लिया और उसका व्यापक अध्ययन कर लिया और कांग्रेस के अंदर और बाहर राजनीतिक उतार चढ़ाव के घटनाक्रम को हमने अच्छे से समझ लिया। तो अब हम इस अध्याय की समाप्ति के बाद अब हम आते हैं कुछ प्रश्नों पर, इस उम्मीद के साथ कि इन प्रश्नों का आप प्रश्नों को समझने की कोशिश करेंगे और इनका हल निकालेंगे। इनके उत्तरों के लिए आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं। इसी अध्याय के तहत, इसी वीडियो के तहत आप इस सभी प्रश्नों के उत्तर पालेंगे और प्रश्न कुछ विस्तृत रूप के प्रश्न हैं, विस्तृत शैली के प्रश्न हैं, लघु प्रश्न ना होकर ऐसे प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा इस अध्याय के सिलेबस को, कंटेंट को कवर करते हों। तो पहला प्रश्न इस अध्याय के तहत, पहला प्रश्न यह है, कांग्रेस प्रणाली से क्या तात्पर्य है? कांग्रेस प्रणाली से क्या तात्पर्य है? यह प्रणाली किस रूप में आपके सामने आती है? अर्थात आपको इसमें कांग्रेस प्रणाली की परिभाषा देनी होगी और कांग्रेस प्रणाली किस प्रकार अन्य प्रणालियों से भिन्न है, इसको आपको इसमें लिखना होगा। दूसरा प्रश्न,
कांग्रेस के विभाजन के कारण बताएं। कांग्रेस के विभाजन के कारणों पर प्रकाश डालें। ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके उत्तर के लिए आपको जाना होगा 1966-65 के बाद के काल और 1970 तक, जब तक कि विभाजन नहीं हो जाता तब तक के घटनाक्रम को आपको इसमें विस्तार से लिखना होगा। कांग्रेस के विभाजन के कारण। तीसरा प्रश्न है, कांग्रेस की पुनर्स्थापना के कारणों पर प्रकाश डालें। अर्थात वे क्या कारण थे जिसने कांग्रेस को पुनर्स्थापित होने में मदद की। जिसने कांग्रेस को पुनर्स्थापित होने में मदद की, उन कारणों को बिंदुवार लिखें। तो पुनर्स्थापना के कारणों की जब बात करेंगे तो आप शुरुआत करेंगे 1967 के घटनाक्रम से ही। इंदिरा गांधी, उनकी नीतियां, विरोधी दल का कमज़ोर होना आदि आदि ये जो सब कारण थे, 6-7 कारणों को आप लिखेंगे। अगला प्रश्न, नेहरू के नेतृत्व वाली कांग्रेस इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस से किस प्रकार भिन्न थी। दूसरे शब्दों में, नेहरू के नेतृत्व काल की कांग्रेस इंदिरा गांधी के नेतृत्व काल की कांग्रेस से किस प्रकार भिन्न थी। इंदिरा गांधी के नेतृत्व काल से मायने हैं 1971 के बाद का काल। इनमें भिन्नता को बिंदुवार लिखें। तो इसमें आपको उनकी प्रकृति पर बात करनी होगी। आपको बताना होगा कि इंदिरा गांधी के काल में, इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस किस प्रकार उतनी ही वर्चस्व थी जितनी वो नेहरू के समय थी, लेकिन उसके स्वयं के ढांचे में, उसके स्वयं के विचारधारा में, उसके स्वयं के कार्यशैली में क्या अंतर था, इसको आपको यहाँ बताना होगा। और अंतिम प्रश्न, कांग्रेस प्रणाली को किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। ये एक लंबा प्रश्न है, लेकिन इसे आप संक्षिप्त में लिखें। कांग्रेस प्रणाली को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, इसे आप संक्षिप्त में लिखें। उसी के साथ, उसी प्रश्न में अगला बिंदु है, कांग्रेस किस प्रकार इन चुनौतियों से उबर पाया, स्पष्ट करें। कांग्रेस किस प्रकार इन चुनौतियों से उबर पाया, इसे स्पष्ट करें। ये एक विस्तृत प्रश्न है, पर आपको एक निबंध के रूप में न लिखते हुए इसे बिंदुवार लिखना है। तो इस प्रकार ये गृह कार्य, होमवर्क इस अध्याय से संबंध में समाप्त होता है।